सो कैसे हो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं जनवी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का छात्र हूं। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख लो, ये जो क्वेश्चन पेपर है 2022 का क्लास 9th नवोदय विद्यालय का ये क्वेश्चन पेपर है। मैं यही इसमें आप लोगों को डिस्कस कराऊंगा। इसमें क्या है कि जैसे हम लोगों ने हिंदी और इंग्लिश का पार्ट पहले से ही कवर करके रखा हुआ है, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। लेकिन मैथ और साइंस का वीडियो मैंने बोला था कि अगर आप लोग बोलोगे तो मैं ला दूंगा। खैर ये वीडियो आने में थोड़ी लेट हो गई है, क्योंकि मतलब मैं चाह रहा था कि आप लोग खुद से एक बार सॉल्व करो, और थोड़ा सा और भी बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह ऑलरेडी जो थी PDF वगैरह एडिटेड, तो उसको मैंने उस पर वीडियो वगैरह बना दिया। खैर इसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी पास है, तो इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और देखो, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें नहीं सॉल्व करूँगा, बहुत तेज़ी से सॉल्व करूँगा, तो आप इसको चेक करते रहना। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं रेड कलर से। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 31 का क्वेश्चन नंबर जो है, ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर ले जाओगे। इसमें क्या है कि देखो, यहाँ पे 4 से ये 8 2 बार में कट जाएगा, बाकी सिर्फ मल्टीप्लाई वगैरह करा करके माइनस करा दो, जो आंसर आएगा अपना टिक कर लेना। देखो, जो क्वेश्चंस हैं ये इजी क्वेश्चंस है, ये सभी मैं आपको बताऊंगा, तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, तो ये सभी मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। ये सभी क्वेश्चंस आप करते रहो, और जो अच्छा क्वेश्चंस है उसको आपके शिवम भैया सॉल्व कराते रहेंगे, तो आप इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करो। एकदम तेज़ी से हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और आपको एक एक कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट तरीका बताते रहूँगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें खेलना है, मतलब तुक्का वगैरह कभी लगाना पड़ गया तो कैसे लगाओगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट करोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा पेन कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ये पिंक, नो 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 मैन यार, आई डोंट लाइक पिंक। अभी ये रेड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि एक ट्रायंगल का एरिया हमारे को दिया हुआ है, एक साइड गिवन है और पेरीमीटर निकालना है। तो देखो, इसके बहुत सिंपल से तरीके हैं। पहले आप क्या करो कि हम आपका एक साइड से इसको डिवाइड कर दोगे, तो आपको पता ही है कि हमारा वो निकल जाएगा एक जैसे। मान लो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर हमारा 33 दिया हुआ है, यानी एरिया दिया हुआ है। तो हमारे पास लेंथ यहाँ पे मान लो कि 4 दूना 8 8 8 और 3 11 11/4 हमारा दिया हुआ है, और ब्रेथ मान लो हमको नहीं दिया हुआ है, और ये 33 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये 11 से कट करोगे तो ये 3 बार में, और b का वैल्यू हमारा हो जाएगा, इधर आप करोगे तो 4 3 12। अब यहाँ पे ये 12 आ गया, और ये 11/4 हमारा दिया हुआ ही है, और हमको यहाँ पे वो क्या पूछा है, परिमाप पूछा है, तो 2 और l और प्लस b यहाँ पे आप कर लो, तो 2 इंटू एल की वैल्यू हमारा 11/4, और प्लस b जो है हमारा 12 आ गया, तो 12 चौको 48 48 और 11 आपका हो जाएगा 59/4 इंटू 2 यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा 2 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, जितना आपका आंसर आएगा वहाँ पे लगा देना। खैर आपका आंसर यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। खैर मैं यहाँ पे देखो, आपको आप आंसर वगैरह नहीं बता रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि देखो, ये जो क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन लगभग फिक्स है कि आपको पेरीमीटर वगैरह दे देगा, एरिया पूछ देगा, या कई बार एक साइड दे देगा, आपको दूसरा साइड पूछेगा एरिया वगैरह दे करके, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएगा, या डायगोनल निकालने के लिए दे देगा, या आयत का कर्ण वगैरह निकालने के लिए। तो ये तो पक्का समझ लाओ कि इस टाइप का क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है 1 नंबर का, तो इसलिए ये एकदम ध्यान से देख लो। खैर ये इजी क्वेश्चन था। अब थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, ये इस टाइप का क्वेश्चन लगभग कॉमन क्वेश्चन है। इसमें क्या करता है कि ये ऑलरेडी एक गिवन दे देता है आपका स्क्वायर रूट की, ये यहाँ पे रूट में हमारा 2401 का हमारा 49 होगा, और उसके बाद से बोल देगा कि इसकी वैल्यू आपको जोड़ने पे क्या होगा। देखो यहाँ पे रूट वाला जो दशमलव वाला हमारा रूट में दिया है 2.401, ये रूट में दिया हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया डेसिमल वाला है, तो हम इसको कैसे करेक्ट करें, कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे देखो, इसको आप डेसिमल हटा दो, और बटा नीचे लिख के 1 लिख करके देखो, डेसिमल से इधर इस साइड राइट साइड में कितने अंक हैं। यहाँ पे आप देखोगे 4 है, तो नीचे 4 जीरो कर दो। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही अब 4 जीरो हो गया, तो अब इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ऊपर वाले का तो आपको पता ही है कि हमारा कितना होगा, 49 हो जाएगा, 49, और नीचे वाले का आपको पता है कि 100 का हमारा जो होता है हमारा 10 होता है, और एक और 100 है, तो 100 और 10 मतलब 10 गुणे 10 हो जाएगा, तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 100 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया हमारा ये 0.49, यानी हमारा जो यहाँ पे इसका जो हमारा होगा वो हमको निकल गया। बहुत ही ईजिली तरीके से हमने इसको निकाल लिया कि हमारा ये हो जाएगा 0.49। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा हो गया इसका कि हमारा 0.49। वैसे ही इसका आप निकालोगे तो यहाँ पे ये देखो, ये हमारा यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं 24 दशमलव, यहाँ पे हमारा 01 दिया हुआ है, और ये हमारा रूट में दिया हुआ है। तो इसको भी आप क्या करो, बटे में चेंज कर लो। बटे में आप चेंज करोगे तो 24.01 और बटा ये हमारा 100 हो जाएगा, और ये रूट में ही है, तो 100 का हमारा आपको पता ही है कि 10 हो जाएगा, और ऊपर हमारा 49 हो जाएगा। तो 49 को जब आप चेंज करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 4.9। अब देखो, एक 4.9 आया है, और ये हमारा आया है दशमलव, तो यहाँ पे 0.49, इन्हीं दोनों को ऐड करना है। तो बस दोनों को ऐड कर दो, तो ये 9
यहाँ पे ये हमारा 9 आ गया, 9 4 13 के 3.1 और हमारा हासिल एक तो 5.39, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। देखो बस चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज़ें समझाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये एकदम पक्का है, क्योंकि 2020 के ही हिसाब से क्वेश्चन पेपर आएगा। तो कैसे कैसे सॉल्व करना है, टैकल करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 में आपको यहाँ पे रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। जैसे ही रेशनल नंबर वगैरह आता है, आप पहले न्यूमिनेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर जो होता है उसको इक्वल कर लो। जो नीचे वाला आपका जो अंश या हर जो होता है उसको आप नीचे वाला इक्वल कर लो। तो यहाँ पे 1/5 है और यहाँ पे 1/2 है। इसको आप 5 से 5 मल्टीप्लाई करा लो, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करा लो। तो यहाँ पे ये 2/10 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 5/10 हो जाएगा। अब देख लो कि इन तीनों इसके बीच में ये कौन सा है। यहाँ पे हमारा 3.10 है, तो ये हमारा हो जाएगा इसके बीच का नंबर। इस टाइप से आप इसको बहुत ही ईजिली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो अब देखो, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हमसे पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे आप देख ही लेंगे कि यहाँ पे हमारा रूट, यहाँ पे हमारा जो क्यूब रूट है 8 का, इसको आप निकालोगे तो ये 2 हो जाएगा। 27 का निकालोगे तो ये 3 हो जाएगा। 2 3 5 हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और यहाँ पे अब देखो क्वेश्चन नंबर ये 36। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस तो आएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके 35 क्वेश्चंस में से समझ जाओ कि लगभग आपके 20-25 क्वेश्चंस जो होंगे वो ईजी होंगे, वो सब सारे बच्चे करेंगे। 25 क्वेश्चन तो सारे बच्चों को आएगा। वो जो 10 क्वेश्चन नहीं आएगा उसके लिए आपके शिवम भैया आए हैं, ताकि आपको अभी बता सके सभी चीज़ें। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बोला गया है कि ये आपका -15/28, ये माइनस को मैंने ऊपर कर दिया। इसको किस संख्या से गुणा कराया जाए। इसको x संख्या से अगर हम गुणा करा देते हैं तो आपको गुणनफल जो है, यानी आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो कितना मिलता है, -5/7 मिलता है। और बस इसी को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो x को इधर ही रहने दो और इन दोनों को इधर उधर भेज दो, या आप चाहो तो बिना भेजे हुए भी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा सकते हो। मतलब यहाँ पे 7 से इसको डायरेक्ट 4 बार में कट कर दो और इधर माइनस से माइनस कट हो गया। 5 से इसको 3 बार में कट कर दो। और अब यहाँ पे देखो आपका वैल्यू क्या बच गया, यहाँ पे आ गया होगा। यहाँ पे इस साइड हमारा तो पूरा 1 बच गया और इधर 4/3 और यहाँ पे हमारा x बच गया और यहाँ पे हमारा 1 ही है। तो बस आप इसको x बराबर आपका 3/4 हो गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ऐसे 20 सही हो गया। इस टाइप से आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। देखो आपको यहाँ पे शॉर्टकट भी चीज़ें मैं आपको बताते चल रहा हूँ। इस टाइप का एक जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है कि दो क्यूब रूटों का दो परफेक्ट क्यूब का जो डिफरेंस है 127 है। थोड़ा सा क्वेश्चन नीचे करते हैं। दो परफेक्ट क्यूब का डिफरेंस जो है 127 है। यानी मान लो वो परफेक्ट क्यूब जो है वो x³ - y³ है और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 127 है। ठीक है, हो गया। और बोल रहा है कि इसमें से जो छोटा वाला संख्या है उसका जो घनमूल है वो 6 है, यानी उसका जो यहाँ पे क्यूब रूट है वो 6 है। यानी देखो यहाँ पे बोल दिया गया है कि ये x की जो वैल्यू है वो सॉरी यहाँ पे मान लो जैसे यहाँ पे x हमारा बड़ा है, y छोटा है, क्योंकि एक बोल रहा है कि छोटे वाली संख्या का जो क्यूब रूट है वो 6 है। तो बस आप तो यहाँ पे बस वही आप कर दो, x³ बराबर यहाँ पे माइनस y की जगह पे आप भर दो 6 की वैल्यू। तो 6 और 6 का क्यूब बराबर 127। बस अब यहाँ से आपकी x की वैल्यू बहुत ही ईजिली निकल जाएगी। ये 216 आप इधर ले जा करके जोड़ दो इसको, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे माइनस में इधर जाएगा हमारा जुड़ जाएगा। तो x³ बराबर हमारा 127 और यहाँ पे हमारा 216। इसको आप जोड़ोगे तो ये 4 ये 3 और ये 1 3 1 4 और ये 1 3 हमारा ये 7 का हमारा क्यूब होता है। तो ये आपको पता ही है। और थोड़ा सा रुक जाओ प्यारे बच्चों, इसको हम तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे ये देख सकते हो कि x³ बराबर यहाँ पे हमारा 343 आया है। तो आप उसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि x की वैल्यू हमारी 7 आ जाएगी, क्योंकि 343 का आप यहाँ पे क्यूब रूट निकाल लेना तो हमारा 7 क्या ही होता है वो आपको पता ही होगा। इतना छोटी चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा। यहाँ पे देखो एक आयत दिया हुआ है, उसके यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है हमारे पास और उसका डायगोनल पूछा गया। इस क्वेश्चन को आप देखो, थोड़ा सा समझो, क्योंकि आप मतलब थोड़ा सा भी इसको ध्यान दोगे तो आप बहुत ही ईजिली इसको समझ जाओगे। यहाँ पे देखो मान लो ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है कि इस रेक्टेंगल में हमारा जो ये लेंथ है ये हमारा 2 मीटर है और हमारी जो ब्रेथ है 1.5 मीटर है। और बोला गया है कि इसकी डायगोनल का लेंथ आपको बताना है। ये हमारा डायगोनल हो गया और इसकी लेंथ को आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो ना, मान लो ये भी हमारा 1.5 मीटर ही होगा और यहाँ पे आपको पता ही है कि ये रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री होगा। बस पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल दो तो हमारा 2 का जो स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2 दूना
यहाँ पे 4 हो जाएगा और प्लस हमारा इसका आप निकालोगे तो 2.25 हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 6.25 हो जाएगा और बस इसी का आप क्यूब आप इसका क्या निकाल दो, स्क्वायर रूट में ऐसे निकाल दो तो ये हमारा हो जाएगा 2.5 मीटर हो जाएगा। देखो मैं तो मुंह से ही निकाल दिया, यहाँ पे आपका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इतना तो पाइथागोरस आप लगाना जानते होगे कि हाइपोटेनस जो होता है हमारे को निकालने के लिए उसको क्या करता है, यहाँ पे आपका जो रेक्टेंगल के केस में हाइपोटेनस निकालने के लिए, हाइपोटेनस यानी डायगोनल निकालने के लिए डी बराबर हमारा एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आप लगा देते हो। यहाँ पे डी बराबर रूट में हमारा एल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी प्लस बी का स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ से आपको डायगोनल निकल जाएगा। ये हमारा फार्मूला होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि 675 को किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किया जाए कि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। और बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे बोला गया है कि इसको किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि परफेक्ट क्यूब हो जाए। सबसे पहले आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, और प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा बच रही हो, जिसका पेयर नहीं मिल रहा हो, आप समझ जाओ कि बस वही संख्या है, उस संख्या से अगर आप इसमें डिवाइड कर दोगे तो परफेक्ट क्यूब बचेगा। तो मान लो यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे 7 5 12 6 18 3 से कट जाएगा, तो 3 से पहले कट करते हैं, 3 दूना 6 3 दूना 6 1 3 5 15। अभी भी यहाँ पे अभी भी ये 3 से हमारा 4 2 7 7 2 9, अभी भी हमारा ये 3 से कट जाएगा, तो 3 से अभी भी इसको कट करते हैं, 3 से 7 बार में, 3 से 5 बार में। यहाँ पे ये अभी 3 से फिर से कट जाएगा, तो 3 से ये हमारा कट होगा, तो ये हमारा 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे 3 का पेयर तो हमको मिल गया, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास जो 25 है इसका पेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जब इसको फर्दर डिवाइड करोगे तो ये हमारा 5 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। यानी सिर्फ ये जो 2 5 है यही हमारे पास एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये अगर 5 × 5 यानी अगर हमारे पास 25 से अगर इसमें हम डिवाइड कर दें तो ये संख्या जो है ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। लेकिन 25 की वजह से, क्योंकि इसमें 25 की मल्टीप्लाई हो गई है, इसलिए 25 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो बस वही हमारा संख्या 25 हो जाएगा, क्योंकि 25 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा फर्दर डिवाइड नहीं होगा। अब मान लो इसी के जगह पे पूछ लिया रहता है किस छोटी से छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करें, तो मान लो जैसे हमारे पास यहाँ पे 625 था, यहाँ पे मान लो ये 3 × 3 फिर से हमारा कुछ आया था, यहाँ पे मान लो 3 आया था, 3 बार 3 आया था, और × 5 2 बार आया था, तो 5 की एक कमी थी। तो अगर हम 5 से एक बार और मल्टीप्लाई करा देते तो हमारा ये परफेक्ट क्यूब हो जाता। तो अगर पूछता कि किस संख्या से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे मल्टीप्लाई पूछता तो हमारा आंसर 5 होता, लेकिन डिवाइड पूछा है तो हमारा आंसर 25 होगा। बस ये चलो, ये भी एक शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देखो पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको एक वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे कि वॉइड क्यूब का वैल्यूम ऑलरेडी दिया हुआ है और उससे आपको लेंथ ऑफ ईच साइड पूछ दिया है, तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बस आप इसका क्यूब रूट निकाल दो, 5.12 का यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालने के लिए यही 512 को 12 ही रहने तो नीचे 1000 हो जाएगा। आप इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो ये 512 का 8 हो जाएगा हमारा, 1000 का क्यूब रूट में हमारा 10 आ जाएगा, तो 0.8 हमारा ऑप्शन नंबर भी सही हो गया। देखो ये जो आएगा आपका क्यूब और क्यूब रूट निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए डेसिमल वाला ही आएगा, और ये आप 100% मान करके जाओ कि 2 नंबर का आपका यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जो आपको डेसिमल में आपका क्यूब रूट निकालना होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा, इस टाइप का। और मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस ईयर ये सॉल्व करा रहा हूँ और यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो खैर थोड़ा सा हम और तेज़ी से चलते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास समय कम है और हम क्वेश्चंस को थोड़ा धीरे ही सॉल्व कर रहे हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो थोड़ा सा तेज़ और स्पीड तेज़ करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला गया है कि 3 लोग मिल करके एक बिल्डिंग को 4 दिन में बनाते हैं, तो बोला गया है कि 4 लोग उस बिल्डिंग को कितने दिन में बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस के लिए बहुत आसान तरीका होता है। बस देखो 3 लोग जो हैं किसी बिल्डिंग को 4 दिनों में बना रहे हैं, तो एक व्यक्ति जो होगा वो ज़्यादा दिन लेगा। देखो जहाँ पे भी आदमी वर्कर ऐसे आदमी की काम आ जाए, आप खुद ही सोचो, टेक्निकली सोच करके देखो कि अगर 3 व्यक्ति हैं तो 4 दिन लग रहा है, अगर तुमको अकेला वो काम करने के लिए दे दिया जाए तो तुम ज़्यादा दिन लोगे कि नहीं। तो बस मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पे 3 × 4। अब वही 4 लोग काम करेंगे तो 4 लोग और जल्दी कर लेंगे, तो 3/4 × 4 से डिवाइड कर दो, 4 से 4 हमारा कट गया, यानी हमारा 3 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा, 3 दिनों में। खैर इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व नहीं कराना चाहता हूं, लेकिन हाँ इसलिए करा दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे वो भैया बोलेंगे कि भैया आप छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कराए हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 बोला गया है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और इस टाइप का क्वेश्चन एकदम पक्का है, ये क्वेश्चन पक्का है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ये पक्के क्वेश्चन है कि इस टाइप के एक क्वेश्चन तो आना ही आना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने वाला। तो यहाँ पे आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते समय यहाँ पे ये वाला जो हमारा फॉर्म लिखा गया है ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, यानी एक डिजिट छोड़ करके बाकी सब पे डेसिमल लगा दो और बाकी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, यानी 3 1.25
इंटू ये हमारा, जैसे यहाँ पे डेसिमल हम अपने मन से लगाए हैं तो इस पे पावर 10 हो जाता, और यहाँ पे 10 पे पावर -10 पावर -4 ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से आप देखोगे कि ये पावर 3 से 3 यहाँ पे कट होकर के -1 हो जाता। तो इस टाइप से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होता है। खैर इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आया है, ये देखो, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में आप समझ जाओ कि ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बारीकी और इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चंस को समझाने के लिए आपके शिवम भैया हैं। यहाँ पे बोला गया है कि ए जो है एक काम को 12 दिनों में कर रहा है। इसको एकदम अच्छे से हम समझते हैं, ठीक है। ए जो है एक काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। ए और बी जो है दोनों मिल करके उस कार्य को, ए और बी दोनों मिल करके उसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 4 दिनों में कंप्लीट करते हैं। फिर पूछा है कि हमसे बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि बी उस पूरे कार्य को x दिनों में कंप्लीट कर देगा, ठीक है। लेकिन वो x दिनों में, टोटल x डेज में कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर वही हमसे पूछा जाए कि एक दिन में b कितना काम करेगा, क्योंकि एक दिन का काम अगर पता चल जाए तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो एक दिन में b कितना काम करेगा, तो 1/x पार्ट काम करेगा, क्योंकि x डेज में वो पूरा एक काम कंप्लीट कर दे रहा है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x पार्ट कंप्लीट करेगा, ठीक है। लेकिन बी काम कितना दिनों कर रहा है? ए के साथ मिल करके, यहाँ पे देख सकते हो कि ए और बी दोनों मिल करके 4 दिन काम कर रहा है। तो बी अगर 4 दिन काम किया है ऑलरेडी, तो ये 4/x पार्ट ऑलरेडी काम कर चुका है बी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि बी ऑलरेडी x/4 दिन काम कर चुका है, ठीक है। अब वैसा ही केस ए के साथ है। अब ए क्या है कि ए जो है किसी भी काम को, ए जो है एक पूरे कार्य को 12 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। तो वो एक दिनों में कितना काम करेगा? यहाँ पे 1 डेज में वो काम करेगा 1/12 पार्ट। लेकिन वो काम कितना दिन किया है? ए भी हमारा 4 दिन तक काम कर चुका है। तो यहाँ पे इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे कि 4 दिनों में वो कितना काम करेगा। तो यहाँ पे हमारा 1/3 हो जाएगा। यानी देखो, अब यहाँ पे बस इसी चीज़ को आपको समझ लेना है कि ए जो है 1/3 काम कर दे रहा है, 1/3 पार्ट, और बी जो है ये हमारा पार्ट क्लियर नहीं दिया है। बी का दिया है कि 4/x पार्ट ये कर पा रहा है। और ये दोनों मिल करके काम कितना कर रहे हैं? ये दोनों जैसे ही मिल रहे हैं तो 4 दिनों में ये पूरा का पूरा काम ही कंप्लीट कर दे रहे हैं। यानी पूरा का पूरा एक काम हमारा कंप्लीट हो जा रहा है। बस इसी इक्वेशन को अब आपको सॉल्व कर लेना है। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो सके। यहाँ पे ये ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बस इसी को आपको अब यहाँ पे सॉल्व कर लेना है कि इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए बस आप क्या कर लो, यहाँ पे ये 3x हमारा मान लो एलसीएम हो जाएगा, और उसके बाद से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये x प्लस हमारा 12 और बराबर ये हमारा इधर 1 ही है, तो इधर आप भेज दो। तो ये हमारा x प्लस 12 बराबर यहाँ पे हमारा ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 12 बराबर हमारा 2x हो जाएगा। तो x बराबर हमारा 6 हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या गया था कि b कितने दिनों में काम करता है, तो b हमारा 6 दिनों में काम करेगा टोटल कंप्लीट। बस यही आपको निकालना था। ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत कॉमन होते हैं, और एक क्वेश्चन तो आप लोगों में आएगा ही आएगा। ये आप एकदम ध्यान में रख लो कि एक क्वेश्चन आपको ऐसे करना ही करना है एग्जाम में, ये तो पक्का है। अब एक और क्वेश्चन है जो कैंप वगैरह वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आप लोगों में आते हैं, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में बस आप पहले पूरी चीज़ें पढ़ लो एक बार। बोला गया है कि 300 सोल्जर्स हैं, उनके लिए 90 दिनों का खाना है, और 20 दिनों के बाद से, तो सबसे पहले देखो 90 दिनों का खाना था, और 20 दिनों के बाद से यानी आफ्टर 20 डे, यानी अब टोटल उनके पास कितने दिनों का खाना बचा है? यानी 90 और -20 यानी 70 डेज। अब देखो यहाँ पे पहले आप डेज लिख लो, डेज बराबर हमारा 70 डेज हो गया, ठीक है। ये कैलकुलेशन करने का इसके शॉर्टकट तरीके मैं बता रहा हूँ। और बोल रहा है कि 50 और सैनिक आ गए, पहले से ही 300 सैनिक थे और 50 पहले और आ गए, यानी 50 और ऐड हो गए। अब बोल रहा है कि खाना कितने दिनों चलेगा। अगर देखो यहाँ पे सैनिक अगर घटते हैं तो माइनस करोगे, बढ़ते हैं तो यहाँ पे प्लस करोगे, बस यही हमारा रूल है। अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल तरीके होते हैं। आप यहाँ पे ये जो डे है, आप डे हमेशा ये माइनस करके ही लोगे। ये 20 दिनों वाला जो खाना कम चल रहा है, मतलब 20 दिनों के बाद से खाना कितना चलेगा, तो 20 डे माइनस कर दो। मान लो आपके एग्जाम में आ गया कि 15 दिन के बाद से 10 सैनिक चले जाते हैं किसी ग्रुप को छोड़ करके, तो आप क्या करोगे, 10 सैनिकों को घटा लो, और आपका जो डे है, डे को तो पहले ही घटा लो। तो यहाँ पे आप पहले देखो, पहला ही इक्वेशन उसी टाइप से बनाओ जितना ओरिजिनल सेना दिया हुआ है कि 300 जो सैनिक थे उस 70 दिनों के लिए उनके पास खाना है। मतलब ये 70 डेज, 90 दिन के लिए ना बनाना, यहाँ पे घटाने के बाद से ही बनाना। आपको जो डे लेना है वो घटाने के बाद वाला ही लेना है। ये आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है। यही हमारा शॉर्टकट तरीका है। तो एक सैनिक जो होगा वो बहुत ज़्यादा दिनों तक खाएगा। आप सोचो 300 सैनिक 70 दिनों में खा रहे हैं, और आप अकेले सैनिक बचे हो।
सो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा। अब एक दिन में आप ज़्यादा कोई भी एक व्यक्ति रहेगा तो बहुत ज़्यादा दिनों तक खाएगा, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देना है। और आपको देखो अब टोटल जो सैनिक लेना है ये ऐड करने के बाद से लेना है, या सैनिक छोड़ करके गए हैं तो आपको उसको घटा करके लेना है। तो हमारे पास यहाँ पे सैनिक बढ़े हैं, यानी 50 सैनिक बढ़ेंगे तो ये हमारा 350 हो जाएगा। तो 350 सैनिक जब आएंगे तो 350 से आप इसमें डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे आप जब डिवाइड करोगे तो ये हमारे 0 से 0, 7 से ये 7 बचे 35, और ये हमारा 5 से ये हमारा कट जाएगा 5 से 6 बार में, यानी हमारा सॉरी बच्चों रुक जाओ 1 मिनट। सो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो ये 5 से हमारा ये 300 कट होगा तो ये हमारा 60 आ जाएगा, यानी हमारा जो यहाँ पे डे होगा वो हमारा 60 डेज हो जाएगा, यानी 60 दिनों तक खाना चलेगा। ये क्वेश्चन मैंने बता दी, ये क्वेश्चन पक्का है कि ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये एक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका 40% का ये आपको ऐसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप पूरा ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लो, उसके बाद से इधर का सॉल्व करना। तो इसको भी ब्रैकेट में भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इधर ऑफ वाले को सॉल्व करना, फिर इस माइनस वाले को सॉल्व करना। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेना कि 20 बटा यहाँ पे 100 × 300, यहाँ पे ये 0 से 0 कट हो गया, हमारा 60 बचा तो 100 माइनस हमारा 60 ये हमारा 40 हो गया, और ये 40% 40 बटा 100 इंटू हमारा ये 40 पूछा है तो ये हमारा 0 से 0 0 से 0 0, यानी हमारा 4 चौको 16, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो गया। क्वेश्चंस को एकदम तेज़ी से सॉल्व करना सीखो, एकदम तेज़ी से प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखो ये इस टाइप के क्वेश्चंस लगभग आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि 33 मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए, वैसे भी ज़्यादातर एग्जामों में 33 मार्क्स ही चाहिए होता है। और एक स्टूडेंट है वो इतना नंबर स्कोर करता है, 158 नंबर लाता है 158, और 7 मार्क्स से वो फेल हो जाता है। तो आपको बताना है कि उसका मैक्सिमम मार्क्स क्या था। अगर आप खुद ही सोचो, वो 158 मार्क्स लाता है और प्लस 7 नंबर वो और ला देता तो उसका कितना परसेंट बन जाता, उसका 33% बन जाता और वो पास हो जाता। तो टोटल मार्क्स आप मान लो कि x है, और वो x का 33% पा जाता। अगर ये 7 नंबर उसमें ऐड हो जाते तो ये इसको आप जोड़ लो, 7 5 8 7 15 5 और 6 1 165, यानी 33% 165 है। तो बस आप इसको सॉल्व कर दो। तो x बराबर आप क्या कर दो 165 × 100 और बाई 33 से इसको आप डिवाइड कर दो। 33 से आप डिवाइड करोगे तो 5 ये 5 बार में हमारा कट जाएगा 500, यानी हमारा यहाँ पे 500 हमारा आ जाएगा नंबर। ये तो मैं तो चाहता तो इसको मुँह से ही बना सकता था, मैंने तो बस आप लोगों के लिए समझा दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन तो पूछे ही जाने हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस एकदम ये काफ़ी इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि देखो एक टीवी है, उसका मार्क्ड प्राइस जो दिया हुआ है, यानी जो टीवी पे प्रिंटेड रेट रहता है वो 16,000 हमारा दिया हुआ है, और उस पर 15% डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो टीवी को कितने में बेचोगे? देखो 16,000 रुपये है टीवी पे प्राइस है, और 16,000 में से घटाया जा रहा है कितना, 16,000 का ही 15%। ये देखो तरीका है। ये तो आप ये करो इस तरीके से, नहीं तो दूसरा ये तरीका है कि आप 16,000 का पहले 15% डिस्काउंट निकाल लो और फिर 16,000 में से घटा देना। मैंने भी वही किया है, मैंने बस डायरेक्ट लिख दिया है। आप यहाँ पे ये कट कर लो, ये 2 0 से 2 0 हमारा कट गया, ये 15 और 16 को यहाँ पे हाँ ठीक है। आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करा करके और इसको आप कर लो। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 0 और 15 चक 90 के 0, 15 और 9 यहाँ पे हमारा हो जाएगा 15 9, यहाँ पे 2400 रुपये हमको यहाँ पे 16,000 में से घटाना है। तो 16,000 में से आप 2400 घटाओगे तो 13,600 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये देखो शॉर्टकट खेलने का तरीका। ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, वो यहाँ पे 48 क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो काफ़ी आराम से समझाऊंगा। देखो प्यारे बच्चों, आराम से रिलैक्स हो जाओ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि समीर जो है एक जोड़ी यहाँ पे एक पेयर ऑफ शूज़ खरीदता है, और वो पेयर ऑफ शूज़ जो उसको पड़ता है वो 441 रुपये का पड़ता है। लेकिन इस 441 रुपये में जीएसटी भी एडेड होता है, मतलब जीएसटी के साथ ये प्राइस मिल करके बनता है 441 रुपये। लेकिन लेकिन जो शूज़ का सेलिंग प्राइस था वो 420 रुपये ही था। तो अब यहाँ पे समझो, वो तो 420 रुपये का ही शूज़ खरीदा है, और प्लस इस 420 रुपये में ही वो 420 का कुछ परसेंट जीएसटी दिया है, कुछ परसेंट, क्योंकि जीएसटी परसेंट में दिया जाएगा, और यही उसका प्राइस मिल करके 441 रुपये हो गया। इसको आप फिर से समझो। देखो
420 रुपये तो शूज़ का एक्चुअल दाम था, यानी सेलिंग प्राइस था, यानी 420 रुपये में शूज़ बेचना था। लेकिन जैसे ही वो खरीदने गया तो दुकानदार बोला कि इस 420 रुपये पे आपको कुछ % का GST देना पड़ेगा। तो ये हमारा 420 रुपये और 420 पे हमको GST भी देना है। तो मान लो X% का GST है, क्योंकि वही हमको निकालना है। और ये हमारा इक्वल कितना है, ये हमारा एक यहाँ पे 441 के ही इक्वल है। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 हमारा कैंसिल हो गया, और ये हमारा ये मल्टीप्लाई में है तो इसको इधर ही रहने दो। ये हमारा ऐड में है, इसको इधर ले जाकर के माइनस करा दो इस तरफ। तो ये हमारा यहाँ पे 42x बटा यहाँ पे हमारा ये 10 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे इसको हम ले जाकर के आप इधर माइनस कराओगे तो यही देखो 441 में से 420 कटेगा तो हमारा 21 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही x की आप वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे ये 21 से हमारा ये 2 बार में कट जाएगा, और ये 2 से हमारा 5 बार में, तो x बराबर ये 5 हमारा इधर चला जाएगा। तो x बराबर 5 हमारा यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे देखो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा तो थोड़ा सा मैं फिर से बता देता हूँ। 42x बटा 10 बराबर, और हमारा यहाँ पे 21 था, तो मैंने क्या किया, ये x बराबर आप ऐसे भी करके यहाँ पे 21 गुणे 10 बटा यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 42 को भेज सकते हो। फिर आप कटपीट यहाँ पे 2 से कर सकते हो, 2 से 5 कर सकते हो। मैं डायरेक्ट इधर से इधर ही कटपीट कर देता हूँ तो हमारा 5% आंसर आ जाएगा। टाइम हो गया। प्यारे बच्चों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि देखो एक ट्रेडर है, यानी व्यापारी है, उसका 50% वो पहले कॉस्ट को बढ़ा देता है और फिर उस पर 20% का डिस्काउंट देता है, तो उसको लाभ होगा या हानि होगा, यही आपको बताना है। यहाँ पे देखो इसका फार्मूला होता है हमारा जो होता है x प्लस वाई और यहाँ पे प्लस एक्स वाई और बाई 100। ये फार्मूला आप हमेशा ध्यान में रखो। यहाँ पे देखो मैं आपको समझा देता हूँ। वो क्या करता है, पहले यहाँ पे जो भी एक्स और वाई आपको लिखना है वो साइन के साथ लिखना है। एक्स और वाई जो लिखना है वो आपको साइन के साथ लिखना है, यानी प्लस और माइनस के साथ लिखना है। इसका आपका ध्यान रखना है। वो 25% पहले इंक्रीज करता है तो 25% हमारा एक्स हो गया, यहाँ पर हमारा 25 हो गया, और फिर हमारा 20% का डिस्काउंट देता है, यानी वाई जो होगा हमारा 20% का माइनस होगा, यानी -20 होगा। अब यहाँ पे देखो ये जो एक्स वाई के बीच में ये जो सिंबल लगा हुआ है ये हमारा इन दोनों के आधार पे डिसाइड होता है। एक्स और वाई के आधार पे डिसाइड होता है कि प्लस लगेगा या माइनस लगेगा। एक यहाँ पे प्लस है, एक माइनस है, तो आपको पता ही है प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाता है। तो माइनस और एक्स और वाई का मल्टीप्लाई कराना है, तो यहाँ पे 25 और 20 का मल्टीप्लाई कराओगे तो हमारा 500 और बटा नीचे 100 हो जाएगा। 0 से 0 हमारा कटफट, और यहाँ पे इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 25 प्लस 25 और माइनस 20 हमारा हो जाएगा। यहाँ पे +5 और यहाँ पे हमारा -5, यानी हमारा ये 0 आ रहा है, यानी हमको यहाँ पे 0% का गेन और लॉस होगा। आप इसको चाहो तो दूसरे तरीके से बना सकते हो। आप ऐसे समझ लो यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका 100 रुपये प्राइस है और उसमें पहले 25% इंक्रीज किया जाता है। 25% जैसे इंक्रीज किया जाएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट 125 रुपये का हो जाएगा। और फिर हमसे बोलता है कि उसी अब 125 रुपये जो हुआ है उस पर 20% की डिस्काउंट दी जा रही है। तो अगर इस पर 10% का आप डिस्काउंट निकालोगे तो ये 12.5 होगा, और आप जब इस पे 20% का डिस्काउंट निकालोगे तो ये हमारा 25 रुपये हो जाएगा। यानी आप देखो 100 रुपये ही पहले कॉस्ट प्राइस था, उसको बढ़ा करके 125 रुपये किया गया, और फिर इस पे 20% का जैसे ही डिस्काउंट दिया गया तो ये 25 रुपये हमारा कम हो गया, यानी ये एक्चुअल प्राइस पे ही आ गया, 100 रुपये में ही आ गया आपका। तो इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे हमको 0% का लाभ या गेन होगा। इस टाइप से भी आप चाहो तो बना सकते हो। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा जो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको मैं यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा। यहाँ पे बस मैं आपको चीज़ें बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो आपको पता ही है कि हमारा जो ए बराबर होता है, ए मतलब अमाउंट बराबर हमारा प्रिंसिपल प्लस 1/r/100, और पावर यहाँ पे हमारा n होता है। तो यहाँ पे हमको अमाउंट दिया हुआ है कि 8,748 रुपये, और हमको टाइम की भी वैल्यू यहाँ पे 2 वर्ष दी हुई है, और यहाँ पे हमको परसेंटेज भी दिया हुआ है कि r बराबर यहाँ पे 8%। इसको आप सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 7500 आएगा। एक बार आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले ही सॉल्व किया था आप लोगों के लिए, जब वीडियो बना रहा था तो सोचा एक बार सॉल्व कर लेता हूँ। तो आप इसको एक बार सॉल्व करके चेक कर लेना। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो इसको मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको गुणनखंड बताना है। तो इसमें देखो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें सब देखो कि क्या क्या कॉमन निकल सकता है। 12 और यहाँ पे इसको देखो 27, 12 और 27 में क्या कॉमन निकल सकता है, 3 कॉमन निकल सकता है। यहाँ पे ए का सबसे यहाँ पे कॉमन छोटा पावर देखो, ए पे सबसे छोटा पावर किसका है, ए पे सबसे छोटा पावर ए पे पावर 1 है, तो ए पे पावर 1 कॉमन ले लो। बी पे सबसे छोटा पावर कितना है, बी पे पावर 2 है। अब इसमें आप देख लो कि कौन सा इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा। आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी हमारा सिर्फ सही मैच कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ इतना को ही आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, बाकी ये सभी और सभी देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 51 हमारा कंप्लीट हो गया। 52 भी जो है ये हमारा भी ये भी फार्मूला बेस पे, रुको इसको डिलीट करता हूँ। ये भी देखो ये जो हमारा है ए प्लस बी प्लस सी का जो हमारा स्क्वायर होता है उसी के बेस पे है। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
और प्लस ब्रैकेट में 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac। ये हमारा फार्मूला होता है, ये इसको आप नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और इसी के बेस पे इसको एक्सपेंड करना है। यहाँ पे देखो, आप इसमें देखोगे कि किसी का भी स्क्वायर जो है वो सभी का सभी पॉजिटिव में दिया है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में छोड़ करके। ऑप्शन में बी में y का स्क्वायर जो है हमारा माइनस में दिया हुआ है। ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि देखो कोई भी संख्या हो, -2 भी हो, इसका भी आप स्क्वायर करोगे तो ये हमारा +4 ही आएगा। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पे आप यहाँ पे देख सकते हो y का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये हमारा +y² ही आएगा, यहाँ पे -y² नहीं आएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आप ऑप्शंस पे डायरेक्ट खेल सकते हो सिवाय इसको एक्सपेंड करने की। एक्सपेंड भी कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो, ऑप्शन पे आप जल्दी आसानी से बना सकते हो। अब देखो हमारा x² + y² माइनस z² ये हो जाएगा हमारा। तो इसमें आप देखोगे सारे और सभी ऑप्शन जो है ये हमारा सी और डी ये सभी करेक्ट है। अब यहाँ पे आप चेक करो कि यहाँ पे देखो हमारा x जो है पॉजिटिव में, y जो है ये निगेटिव में। तो यहाँ पे जब आपको पता है कि 2xy हमको लिखना है तो 2 × x × y, तो जैसे ही आप करोगे तो ये 2 तो हमारा पॉजिटिव है, xy जो होगा वो एक तो देखो x हमारा पॉजिटिव है, y निगेटिव है, तो यानी हमारा 2xy की जो वैल्यू आनी चाहिए वो हमारे निगेटिव में ही आना चाहिए। तो xy की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव है। ऑप्शन नंबर सी में आप यहाँ पे देखोगे कि पॉजिटिव है, तो हमारा ये भी गलत हो गया, हमारे पास 2 ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमको देखना है, यहाँ पे देखो हमारा ये जो इसको अब देखो x और z को अब हम मल्टीप्लाई कराते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। अब यहाँ पे देखो हमारा x जो है हमारा 2x है और हमारा जो z है ये हमारा +3z है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है 3z और इंटू 2 मल्टीप्लाई कराना है, यानी ये हमारा 6 दूना 3 दूना 6, 6 दूना 12 x और z होगा और ये हमारा प्लस में लिखा गया होगा। तो इस टाइप से आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर सिर्फ एक हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे हमारा 6xz लिखा गया है, जो हमको गुमराह करने के लिए लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो गया। देखो बिना एक्सपेंड किए हुए मैंने ऑप्शंस पे ही इसको आंसर को सॉल्व कर दिया। तो ये आप देख सकते हो, ये आपकी शिवम भैया की कलाएँ हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आप देख सकते हो कि बोला गया कि 2 हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उन दोनों साइडों की वैल्यू दी हुई है, आप उसका पेरीमीटर बताना है। बहुत बाबू सा क्वेश्चन है। ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया, तीनों साइड हमारा इक्वल है, 2 साइडों के रेशियो हमको दिया हुआ है, बस दोनों को इक्वल कर दो। 2x + 11 बराबर 4x + 1। अब देखो यहाँ पे 2x को इधर ले जा करके माइनस कर दो, 1 को इधर लाकर माइनस कर दो, तो ये 10 बराबर हमारा 2x, x बराबर हमारा आ जाएगा 5। अब किसी भी एक इक्वेशन में भर दो, आपको एक साइड मिल जाएगी। तो 5 दूना 10, 10 और 11 हमारा 21 हो जाएगा, या 5 चौको 20, 20 और 21 और 21 हमारा आ गया। और लेकिन हमारा साइड आया है 21, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है पेरीमीटर। तो हमारा पेरीमीटर 21 × 3 आप तीनों से मल्टीप्लाई करा दो, हमारा यहाँ पे 63 हो जाएगा। इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन थे, तो इसीलिए मैं आपको इसको थोड़ा तेज़ी से सॉल्व करा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, अब इसको हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे हमको बताना है कि P की वैल्यू क्या होगी, Q की वैल्यू क्या होगी। देखो अब इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। आप इस साइड भी क्या करो कि मल्टीप्लाई करा लो। यहाँ पे x माइनस हमारा जो Q लिखा गया है और x प्लस जो 7 है इसको मल्टीप्लाई करा लो। अब जैसे ही मल्टीप्लाई कराओगे हमारा ये x², ये प्लस हमारा 7x और ये हमारा माइनस यहाँ पे qx हो जाएगा और ये प्लस हमारा यहाँ पे ये, और ये आप देख सकते हो कि यह हमारा हो जाएगा यहाँ पे -7q हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे ये जो चीज़ें हमारी लिखी गई है इसको भी आप नीचे लिख लो, x², ये प्लस हमारा 4x जो है इन सभी चीज़ों के लिए लिखा गया है और -p हमारा लिखा गया है। तो अब ये जो -p है ये इसके इक्वल है, ये हमारा 7q के इक्वल है, यानी हमारा -p बराबर हमारा इक्वल है यहाँ पे -7q के। ये हमारा इक्वल का सिंबल है, माइनस से माइनस कट गया और हमारा यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी जो p की वैल्यू आएगी तो प्यारे बच्चों हमारी जो p की वैल्यू आएगी वो 7q आ जाएगी। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब यहीं से आप दूसरा इक्वेशन बनाने की कोशिश करो। अब यहाँ पे देखो हमारा जो है यहाँ पे 4x है, 4x बराबर हमारे पास ये सभी चीज़ें दी हुई हैं। अब इसके बेसिस पे आप निकालो। देखो हमारा 4x बराबर इक्वल दिया हुआ है
यहाँ पे ये हमारा 7x और माइनस क्यू एक्स के इक्वल। अब यहाँ पे बस आपको यही सॉल्व कर देना है ताकि यहाँ से आपको क्यू की वैल्यू पता चल जाए। आप यहाँ पे देखो, इसको आप इधर लाओगे तो ये हमारा -3x हो जाएगा और बराबर ये हमारा -QX। तो माइनस से माइनस हमारा कट हो जाएगा, x से x कट हो जाएगा, यानी q बराबर हमारा 3 आ जाएगा। अब q बराबर हमारा 3, आप देखोगे q बराबर हमारा 3 जो है, इन दोनों में हमारा q का वैल्यू माइनस दिया हुआ है, तो ये हमारा दोनों कट हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी और डी हमारे पास बचा हुआ है। और यहाँ पे आप देखो, हमको हमारा इक्वेशन ऑलरेडी p बराबर मिला हुआ था कि हम q की वैल्यू 3 भर देंगे। तो 7 तरीका है, p बराबर 21 हमारा और q बराबर हमारा 3। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट होगा। तो इस टाइप से आप इसको बहुत ही ईजिली बना सकते थे। बस देखो, मैंने थोड़ा गोश पुत करके लिखा है, इसीलिए आपको अजीब लग रहा होगा। आप इसको आप खुद अपने मन से लिखोगे तो आप इसको ज़्यादा ईजिली से सॉल्व कर ले जाओगे। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन जो है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज और रिलेशन से एक क्वेश्चन तो आप लोगों से पूछा ही जाएगा, ये तो तय है, एकदम तय है कि वो आप लोगों से एक क्वेश्चन ऐसे पूछा ही जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है, इसको आप थोड़ा सा देख लेते हैं। बोला गया है कि 12 साल बाद मैं 3 गुना हो जाऊंगा अपने से 4 साल पहले वाले से। आप ऐसे समझो, देखो, और मेरा प्रेजेंट एज क्या होगा। मान लो मेरा प्रेजेंट एज x है और बोला गया है कि आज से 12 साल बाद, यानी x में अगर मैं 12 जोड़ देता हूँ तो मैं 3 गुना हो जाऊंगा। लेकिन किसका 3 गुना हो जाऊंगा? मैं अपने से 4 साल पहले, यानी अभी जो हूँ, मतलब मेरा जो प्रेजेंट एज है, इसमें से अगर 4 आप घटा देते हो तो मैं इसका 3 गुना हो जाऊंगा, इस एज का 3 गुना हो जाऊंगा आज से 12 साल बाद। बस ये इक्वेशन बन गया। अब इसी को आप सॉल्व कर दो तो x बराबर 12 और बराबर 3x माइनस 4, ये हमारा बस यहाँ पे हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो ये हमारा यहाँ पे देखो 3x में से इसको आप यहाँ पे माइनस कर दो और यहाँ पे इसको ला करके आप जोड़ दो। तो यहाँ पे आप करोगे तो ये हमारा 2x बराबर ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा और बराबर ये हमारा आएगा, तो इधर 16 हो जाएगा। x बराबर हमारा ये 8 हो जाएगा, तो ये हमारा 8 यहाँ पे होगा। मे भी शायद कुछ गड़बड़ होगा तो आप यहाँ पे बता देना। 8 ईयर यहाँ पे आ रहा है। 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट, फिर से इसको मैं बनाता हूँ इक्वेशन को। x + 12 और बराबर ये हमारा हो जाएगा 3 और यहाँ पे x - 4 होगा। ओके, x प्लस यहाँ पे हमारा ये 12 और बराबर ये 3x और ये -12। सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे जो आंसर आएगा वो यहाँ पे ये हमारा इधर घटेगा तो ये हमारा 2x हो जाएगा। 12 इधर आएगा, जुड़ेगा तो ये हमारा 24 और बराबर 2x। x बराबर हमारा 12 आना चाहिए। या ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी 8 नहीं सही होगा। मैंने थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था, आप देख सकते हो, थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो आप इस चीज़ों का ध्यान रखना कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना करना, क्योंकि मान लो मैं तो खैर बहुत तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से मिस्टेक हो गया। यहाँ पे ये देखो, आपको इक्वेशन को इसको सॉल्व करना है, इसको मैं नहीं सॉल्व कराऊंगा, ये आप बहुत ईजिली सॉल्व कर ले जाओगे। ये आपको करना क्या है, बस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। आपको x की वैल्यू बता देनी है क्या आएगा, उसको आपको बस पुट कर देना है। अब यहाँ पे देखो, हमको बोला गया है कि एक समचतुर्भुज है, रोम्बस दिया हुआ है और हमको ये एंगल 80 डिग्री दी हुई है और हमसे ये वाला एंगल पूछा गया है कि ये वाला एंगल हमारा क्या होगा। बस यही हमको बताना है। तो ये बहुत ईजिली आपको पता ही होगा कि रोम्बस के जो चारों साइड होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो जैसे ही आप ये इक्वल होते हैं तो ये एंगल हमारा, आप देख सकते हो, ये एंगल और ये एंगल जो होंगे ये भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये और ये साइड हमारा इक्वल है। तो आपको रूल पता ही होगा कि हमारा जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है, यानी हमारा जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल, यानी जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, उसके जो बेस एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। बस यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो ये हमारा 80 है और एक ट्रायंगल में ये और ये हमारा x हो गया, ये 80 हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 2x + 80 बराबर 180। तो हमारा 2x बराबर यहाँ पे 80 घट जाएगा तो हमारा ये 100x बराबर हमारा 50। तो ये हमारा 50 डिग्री का हो जाएगा, ये भी हमारा 50 डिग्री का हो जाएगा। तो बस ये एंगल आपको 50 डिग्री पता चल गया। और बस अब आपको करना है क्या, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे n बन रहा है। तो सॉरी उल्टा थोड़ा मैंने आपको दिखा दिया, फिर से आपको दिखाता हूँ। ये हमारा 50 डिग्री आ गया है, 50 अच्छे से लिखा जाए। ये हमारा 50 डिग्री हो गया, ये भी हमारा एंगल हो गया हमारा 50 डिग्री। अब यहाँ पे हमको जो एंगल बताना है वो ये वाला बताना है। तो आप यहाँ पे देखो, ये और हमारा ये जो समचतुर्भुज है, रोम्बस जो है, आपको पता ही होगा कि रोम्बस में जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो आपस में पैरेलल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे ये हमारा n बन रहा है और आपको पता ही n बनता है तो हमारा इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होता है। तो अगर ये एंगल हमारा 50 है तो ये भी हमारा 50 डिग्री का होगा और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। खैर, इस टाइप के क्वेश्चन आप क्लास 7th में काफ़ी ईजिली बनाए होंगे। 7th में ही आपको वहाँ पर पढ़ाया गया होगा कि दो लाइनों को इंटरसेक्ट करता है कोई भी चीज़ है तो क्या होंगी।
एक प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट भी है और ये पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा आप लोगों से कि रेगुलर पॉलीगॉन का कोई भी एक रेगुलर पॉलीगॉन दे देगा, या तो उसका एक्सटीरियर एंगल पूछा जाएगा या इंटीरियर एंगल पूछा जाएगा। इसका फार्मूला आप देख लो, आपसे हमेशा पूछा जाएगा तो रेगुलर पॉलीगॉन का ही पूछा जाएगा, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन है। 360 डिवाइडेड बाई n, और इससे निकलता क्या है, हमेशा आप लोगों का एक्सटीरियर एंगल निकल जाता है। और आप लोगों को अगर इंटीरियर एंगल निकालने के लिए क्वेश्चन में दे दें तो आप कभी भी घबराना मत, बस इंटीरियर एंगल निकालने के लिए आप क्या करना, मान लो इंटीरियर एंगल पूछा हो यानी अंदर वाली एंगल पूछा हो, आपसे बाह्य एंगल ना पूछ करके अंतः कोणों का मान पूछा हो, तो 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल कर देना, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल निकालने का आपको मैंने ईजी फार्मूला बता दिया। ये फार्मूला बहुत ही आसान है। आप देखो यहाँ पे आपको अगर निकालना हो तो 360 और डिवाइडेड बाई 20, आप यहाँ से इसको कट पीट करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 18 डिग्री, यानी अगर 20 किसी की भुजाएं हो तो इसका जो डिग्री होगा वो 18 डिग्री होगा। वैसे ही आप इसको एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। आप देखो 360 डिग्री और डिवाइडेड बाई हमारा मान लो 3, ट्रायंगल से ट्रायंगल का मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, कि ट्रायंगल का ये जो हमारी बाहरी भुजा है इसका हमारा सम क्या होगा। आपको पता ही है कि एक रेगुलर ट्रायंगल में हमारा सभी भुजाएं 60-60 डिग्री की होती हैं, तो इस हिसाब से ये जो हमारा होगा 120 डिग्री का होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा 120 डिग्री आ गया। तो हमारा ये जो फार्मूला है ये काफ़ी सटीक और सेट है, आपको इससे बहुत ईजिली चीज़ें सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। और इंटीरियर एंगल पूछा हो तो इंटीरियर एंगल निकालने के लिए मैंने फार्मूला बताया है, ये 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, तो 180 में से आप अपना ये 120 माइनस करोगे तो 60 डिग्री हमारा अंदर का भी आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ये बता दिया आपको। इस टाइप का पक्का 1 नंबर का सवाल आएगा और आप आकर के थैंक्स बोलोगे कि शिवम भैया ने आपको बता दिया था ऑलरेडी। सो प्यारे बच्चों ये भी एक क्वेश्चन जो है हमारा, ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से है, ये भी हमारा क्वेश्चन हमारा फॉर्मूले पे बन जाएगा। बस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको पता होना चाहिए कि हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 इंटू यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड हमारा हो जाता है, सम ऑफ पैरेलल साइड हमारा सम ऑफ पैरेलल साइड और इंटू हमारा जो होता है एच हो जाता है। बस यही आपको निकालना होता है। और इसमें आप देख ही सकते हो कि हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गिवन है, हाइट भी हमको गिवन है, एक पैरेलल साइड भी गिवन है और दूसरा पैरेलल साइड आपको बताना है। तो 68 बराबर 1/2 आप कर लो। यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड को एक को x मान लो और एक हमारा जो गिवन है 10, तो 10 प्लस x और इंटू हमारा h जो गिवन है h हमारा इंटू 8। बस इसी को आप सॉल्व कर लो तो यहाँ पे ये 2 से 4 हो जाएगा। 4 जो है इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कट के 17 और 17 बराबर 10 प्लस x बराबर हमारा 7 आ जाएगा। बस हमारा 7 आंसर सही हो जाएगा। खैर मैं काफ़ी तेज़ी से कैलकुलेशन कर पा रहा हूँ क्योंकि आपको पता ही है शिवम भैया आपके थोड़ा एक्सपर्ट आदमी हैं। खैर आप भी करना सीख जाओगे समय के साथ, लेकिन मैं आप अच्छे से ही करना एग्जाम में। ये फार्मूले टाइप वाले क्वेश्चन मैं आपको ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको टिपिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये देखो इसको आप समझो, यहाँ पे बोला गया है कि एक घनाभ है, एक क्यूबॉइड है, उसके यहाँ पे साइड्स जो है वो रेशियो में दिए हुए हैं, उसका टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है और वॉल्यूम निकालना है। ये भी पूरे फार्मूला वाला क्वेश्चन है, कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस 198 बराबर आपको बस फार्मूला पुट कर देना है। इसका फार्मूला क्या होता है 2LB। अब यहाँ पे देखो L आप मान लो यहाँ पे हमारा 3 हो गया, तो ये हमारा हो गया 3x, ये हमारा 2x, ये हमारा B हो गया, ये L हो गया और H बराबर मान लो आप x। कोई किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, मैंने बस आपको बता दिया। अब हमारा L इंटू बी आपको करना है, तो L इंटू बी 3 दूना 6 और x², ये हमारा 6x² हो गया प्लस। अब हमारा B और H का मल्टीप्लाई कराना है, यानी यहाँ पे x², यहाँ पे हमारा 1 ही है, तो हमारा ये कराओगे तो हमारा ये 2x² हो जाएगा और प्लस फिर से हमारा यहाँ पे HL कराना है, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा प्लस 3x²। बस इसी को आपको सॉल्व करना है, 198 के इक्वल करना है। या आप चाहो तो और इसको इजी कर सकते हो, यहाँ पे इस 2 को डायरेक्ट यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 2 से 9, यहाँ पे 9, 99 बराबर, यहाँ पे इसको आप सबको ऐड करो, सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, 9 2 11, 11x², 11 से ये हमारा 9 बार में कट गया और x बराबर हमारा ये 9 है, तो इधर रूट में आएगा तो ये हमारा 3 आ जाएगा। x बराबर हमारा 3 आया तो लेंथ कितना आ जाएगा 3 3 का 9 और यहाँ पे ये 3 दूना 6 और हमारा यह हाइट कितना आ जाएगा, ये हमारा सिर्फ 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है ना, बस इन तीनों का मल्टीप्लाई करा दो तो यहाँ पे हमारा 9 छक 54 और इंटू 3, तो 54 इंटू 3 4 3 12 को 2 हासिल 1 5 5 1 21 हमारे यहाँ पे हो जाएगा
सॉरी 54 इंटू 3 यहाँ पे हमारा यहाँ पे 162 हो जाएगा। सॉरी ठीक है, मैंने सही कैलकुलेशन किया था। यहाँ पे 162 सेंटीमीटर क्यूब आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये मतलब मैं काफ़ी तेज़ी से आपको सॉल्व करा रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है। बाकी सारे काम आपको ही करना है जाकर के एग्जाम में। एक बोला गया है कि एक सिलेंड्रिकल टैंक है, उसकी कैपेसिटी वॉल्यूम गिवन है, उसका रेडियस आपको दिया हुआ है, डेप्थ बताना है। डेप्थ जो होता है उसी को हम हाइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना होना, हाइट और डेप्थ एक ही चीज़ है। तो आप देखो यहाँ पे वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए कि एक सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर की आपकी वॉल्यूम क्या होती है। सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालने के लिए उसका हमको आप हमेशा वॉल्यूम निकालने के लिए बेस एरिया इंटू हाइट, ये रूल याद रख लो, आपको इजी होगा। हमारा बेस का एरिया क्या है, बेस जो है हमारा सर्कल है यानी पाई आर स्क्वायर, और हमारा हाइट जो है एच हो जाएगा। और बस इसी पर पुट कर दो, वॉल्यूम हमारा दिया हुआ है 167 बराबर हमारा पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारा 14 और इंटू एच नहीं दिया है तो एच को एच ही लिख लो। अब यहाँ पे ये हमारा 2 से 2 बार में कट हो जाएगा, और बाकी सभी चीज़ों को इधर ये कोई भी कट नहीं हो रहा, सबको ले जाकर के इसको इसमें से डिवाइड कर दो, तो एच की वैल्यू आपकी जो भी आएगी वही हो जाएगी। ये आप कैलकुलेशन करके मुझे नीचे कमेंट कर देना कि 61 नंबर क्वेश्चन का ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। बस ये कैलकुलेशन करना था, बाकी ये ईजी क्वेश्चन था, तो ये मैं आपको ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं कराऊँगा। ये एक बहुत टिपिकल सा सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, मैं बोलूँगा कि 2022 के क्वेश्चन पेपर का, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट और टाइम टेकन वाला क्वेश्चन है। तो इसको आपको काफ़ी अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, इसको समझ जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन आप समझ जाओगे तो बस अब आपका समझ जाओ कि बाकी जो 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो बाबू टाइप के क्वेश्चन हैं, उसको यूँ आपके शिवम भैया समझा देंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमसे बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, उसका हमको लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। इसको थोड़ा ड्रा कर लेते हैं पहले, और ये मान लो हमारा हो गया, ठीक है, इतना पे। अब इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं, क्योंकि ये 1 मिनट, हाँ ठीक है, अब ये अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ पे बोला गया है कि ये हमारा ये सॉरी ये हमारा जो ऊपर वाला है ये हमारा 22 है, और नीचे वाला हमारा 12 सेंटीमीटर का है। और बोला गया है कि इसको कर्व करके, मोड़ करके, और 2 बार सिलेंडर बनाया जा रहा है 2 तरीक़ों से। अब देखो, एक बार अगर सिलेंडर बनाया जाएगा इसको मोड़ करके, तो एक बार तो ऐसे बनाया जाएगा जिसमें कि ये हो जाएगा, ये हमारा जो टोटल गोला है, इसको ये 22 वाला जो पोर्शन है इसी को मोड़ दिया जाएगा, इसी के साथ मोड़ दिया जाएगा, इस टाइप से एक बार मोड़ा जाएगा। तो पहले केस में हमारा ये बन जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ये 22 हो जाएगा, लेकिन हमारी जो हाइट होगी वो अभी की अभी भी 12 ही रहेगी, ठीक है। पहला सिनेरियो ये हमारा फर्स्ट केस है, फर्स्ट है। और सेकंड केस में हमारा क्या किया जाएगा कि ये जो सिलेंडर है इसको इस 12 वाले के साथ मोड़ा जाएगा, इसको इसके हिसाब से मोड़ा जाएगा, यानी इसको हमारा गोला करके तब मोड़ा जाएगा। अगर कागज़ को आपको प्रैक्टिकल में समझा पाता तो समझा देता, लेकिन अब उम्मीद है कि समझ गए होंगे। इसको लेकर के फिर हम इसको मोड़ेंगे, इसको जैसे ही हम मोड़ेंगे, थोड़ा सा ये बार बार मुझे इरिटेट कर रहा है, रुक जाओ प्यारे बच्चों, बस ये हो गया हमारा। तो इसको जब हम मोड़ेंगे तो ये हमारा जो यहाँ पे ये हमारा जो गोला होगा, इसका जो हमारा पेरीमीटर होगा वो तो हमारा ये 12 हो जाएगा। ये टोटल हमारा 2πr होता है, अभी वो तो आपको मैं बता दूंगा, लेकिन इसका जो हाइट रहेगा, एच रहेगा, वो हमारा 22 हो जाएगा। अब देखो, ये फर्स्ट केस से हो गया, ये सेकंड केस हो गया। बस आपको करना क्या है कि फर्स्ट केस में से आपको यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लेना है, और सेकंड केस में भी आपको वॉल्यूम निकाल लेना है, क्योंकि आपको एच दिया हुआ है। और यहाँ पे आप सोचोगे कि आप आर कहाँ से लाओगे, आर मतलब रेडियस कहाँ से लाओगे। अब यहाँ पे देखो, आप जो यहाँ पे मोड़ा गया है ये 22 मोड़ा गया है, यानी ये जो पूरा का पूरा हमारा पेरीमीटर होगा इसका, इस सर्कल का, वही तो हमारा 22 है, उसी के साथ तो मोड़ा गया। तो ये हमारा होता है 2πr, और ये बराबर 22 हमारा गिवन है, तो 2 से ये हमारा 11, और पाई की वैल्यू आपको पता ही है कि हमारा होता है 22/7। तो r बराबर हमारा 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे, तो 11 × 7/22, और यहाँ पे ये हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा 2 बार में, यानी 7/2 हमारा फर्स्ट केस में रेडियस आ जाएगा, और हमारा हाइट 12 दिया हुआ है। और सेकंड केस में वैसे ही आप निकाल लो, यहाँ पे 2πr बराबर, यहाँ पे ये हमारा 12, 2 से ये हमारा कटा 6 बार में, और r बराबर हमारा यहाँ पे 6 × 7 और 22 यहाँ पे आप कर लो। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 से ये 3 बार में, ये 2 से हमारा 11 बार में, यानी हमारा 21/7 आ जाएगा। ये हमारा यहाँ पे ये रेडियस आ गया।
अब ये रेडियस निकालना मैंने आपको सिखा दिया। अब आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब आपको कुछ भी चीज़ें करना नहीं है, बस आपको आयतन निकाल देना। अभी जैसे मैंने आपको आयतन निकालना ऊपर सिखाया है, पाई आर स्क्वायर एच, इस फार्मूले में फर्स्ट वाले का फिल कर दो और इसी फार्मूले में सेकेंड वाला का पेरीमीटर निकाल दो अलग से, क्योंकि दोनों में आर अलग अलग है और निकल जाएगा। और इन्हीं दोनों का डिफरेंस आपको बता देना है। बस ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये कैसे होगा। अब देखो मैं इसका कैलकुलेशन कराऊंगा तो आपको पता ही है कि लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं इसका कैलकुलेशन आप लोगों पे छोड़ता हूँ, क्योंकि आप लोग इसको अच्छे से बारीकी तरीकों से पूरा करके कैलकुलेशन अच्छे से लिखना। मैं उस व्यक्ति को हर्ट दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बचा हुआ है। हमसे बोला गया कि 15,000 लोगों पे सर्वे किया गया, 3,000 लोगों को कॉफ़ी पसंद था और एक पाई चार्ट में बताना है कि सेक्टर एंगल क्या होगा जो लोग कॉफ़ी को पसंद करते हैं उनके लिए। देखो 15,000 लोगों पे मतलब ये पूरा रिसर्च किया गया, यानी 15,000 लोग जो हैं वो मिल करके पाई चार्ट जो होता है, ये आपको सर्कल वाला जो ऐसे चार्ट बनता है उसको पाई चार्ट बोलते हैं। यानी 15,000 लोग हैं, 15,000 लोग मिल करके पूरा एक पाई चार्ट बनाते हैं लोग, यानी 15,000 लोगों के साथ हमारा 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर एक व्यक्ति रहे तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 भाई यहाँ पे 15,000। और बस बोला गया है कि 3,000 लोगों को कॉफ़ी पसंद है, तो बस आप क्या करो कि 360 बाई 15,000 और इंटू हमको बस 3,000 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो 3,000 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 जीरो से 3 जीरो हमारा कट पड़, 3 से ये हमारा 5 बार में, 5 से ये हमारा 5 सत्ते 35 और यहाँ पे 5 सत्ते 35, 5 दोनों जैसे यहाँ पे हमारा ये 72 डिग्री आ जाएगा। यानी कॉफ़ी जो पसंद हो वो यहाँ पे आप ऐसे बता सकते हो कि ये 72% लोगों को यहाँ पे कॉफ़ी पसंद है, बाकी सभी लोगों को टी शायद पसंद हो। यहाँ पे लिखा नहीं गया है तो हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि एक डाइस को रोल किया जाता है। डाइस मतलब जो आप यहाँ पे ये क्यूब खेलते हो इसी को डाइस बोला जाता है। इसको रोल किया गया है। बोला गया है कि एक प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इवन प्राइम नंबर का। पहले तो देखो 1 2 3 4 5 6, इन्हीं 6 नंबरों में से कोई एक आ सकता है, मतलब कुछ भी आ सकता है। मतलब डाइस को आप जब एक बार रोल करोगे तो अब इसमें हमसे पूछा क्या गया है कि इवन आए, पहली बात तो वो सम संख्या हो और ऊपर से प्राइम भी हो। पहले तो प्राइम नंबर यहाँ पे कौन कौन है, 2 है, 3 है और यहाँ पे 5 है। अब इसमें प्राइम यहाँ पे हमसे इवन पूछा गया है कि इवन प्राइम नंबर हो ओनली 2। आप हमेशा याद रखो कि 2 इज़ द ओनली प्राइम नंबर इन द नंबर सिस्टम। बस 2 ही एक ऐसा संख्या है जो पूरे नंबर सिस्टम में एक प्राइम है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो इवन नहीं होते हैं, ऑड होते हैं। तो ये हमारा नहीं होगा, ये नहीं होगा। यानी टोटल हमारे पास आउटपुट 6 है और उसमें से 2 हमारा बस एक ही नंबर है जो हमारा प्रोबेबिलिटी आ रहा है, तो 1/6 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आपको इजी तरीके से समझा दिया। अब यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा मैथमेटिक्स का, इसको आप देख लो। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि एक नीतीश वर्ड लिखा गया है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आई कितना बार आ रहा है। पहले तो आप NITISH, नीतीश में टोटल कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है तो नीचे बटा 6 कर लो पहले ही। अब यहाँ से हमसे पूछा गया है आई कितना बार आया है, 1 बार 2 बार, तो 2 लिख दो। अब बस यही हमको करना होता है प्रोबेबिलिटी में, तो 1/3 हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बस प्यारे बच्चों ये था पूरा मैथ। मैं सोच रहा हूँ साइंस भी करा दूँ, क्योंकि कई सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि भैया आप साइंस को भी सॉल्व करा दो। तो यहाँ पे देखो साइंस को भी बहुत तेज़ी से मैं सॉल्व कराऊंगा, मतलब क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल होती हैं, तो बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पे हम फूड को कहाँ रिजर्व नहीं कर सकते, फूड कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड बाई, कहाँ यहाँ पे फूड को हम प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं, बाई ब्लोइंग देम एंड सडनली कूलिंग देम वेरी लो टेम्परेचर, ऐसे कर सकते हैं। स्टोरिंग पैकेजिंग ये भी कर सकते हैं, बाई एडिंग कॉमन साल्ट शुगर विनेगर प्रोसेसन एंड एयर टाइट कंटेनर, ये भी हम कर सकते हैं। बस उसको रूम टेम्परेचर पे ऐसे नॉर्मली कवर करके आप करोगे तो फूड हमारा ख़राब हो जाएगा, तो इस टाइप से हमारा नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यहाँ से हमसे बोला गया है कि यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है। अब आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर ABCD आप अच्छे से पढ़ लो, वैसे भी आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए भी सही है, यहाँ पे C भी सही है, D भी सही है, लेकिन हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है जो कि हमारा B वाला गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि ईस्ट जो है डिक्रीज कर देता है वैल्यू, जबकि ईस्ट डिक्रीज नहीं करता है। ईस्ट जहाँ भी डाला जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि मान लो ये एक यहाँ पे आटे वगैरह गूँथे गए,
मान लो, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा भी ईस्ट पाउडर मिला दिया जाएगा तो ये आटे, गुथे हुए आटे को फुला देता है। तो ईस्ट जो होता है वो वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, न कि डिक्रीज करता है। इस बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि ईस्ट जो होता है वो रैपिड तरीके से अपने आप को फ्यूजन करके, फ्यूजन के थ्रू अपने आप को इंक्रीज करता है। रिप्रोडक्शन करने की उसकी जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बस यही आपको समझा रहा था। खैर, रिप्रोडक्शन के चक्कर में अपना पढ़ो और यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान दो। यहाँ पे देखो, करेक्ट यहाँ पे सीक्वेंस आपको एग्रीकल्चर का बताना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, क्योंकि इसमें तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना है, ये तो आप पढ़ करके भी बता सकते हो। अगर आपको कभी इंग्लिश वगैरह में नहीं समझ में आए तो यहाँ पे हिंदी में देख लेना कि पहले हमारा जुताई होता है, बुआई, खाद देना, फिर सिंचाई, खरपतवार हटाना और फिर कटाई होता है। बस ये तो आसान था, इसके बारे में ज़्यादा हमको बात नहीं करना है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हमसे पूछा गया कि वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाले फसलों को क्या बोलेंगे, जो रेनी सीजन में हो। मानसून क्रॉप्स, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे रबी क्रॉप्स होगा नहीं, यहाँ पे समर क्रॉप्स होगा नहीं और ना ही खरीफ फसल होगा। तो बस हमारे पास मानसून क्रॉप्स बचा है, ऑप्शन ये लगा दोगे। ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे बोला गया कि एक मेटल और नॉन मेटल बताना है जो लिक्विड स्टेट में हो। आप यहाँ पे समझ जाओ, देखो यहाँ पे हमारा जो ब्रोमीन और मरकरी है, यही हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि हमारा जो मरकरी जो होता है, ये मरकरी जो है हमारा एक मेटल होता है और ब्रोमीन जो होता है एक इकलौता नॉन मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमसे पूछा गया है कि देखो, आर्टिफिशियल सिल्क के जैसा, जहाँ भी आर्टिफिशियल सिल्क का नाम आ गया या सिल्क जैसा अपीयरेंस का नाम आ गया, आंख बंद करके रियोन लगा देना। ये लगभग हर साल घुमा करके पूछता रहता है, या तो आर्टिफिशियल सिल्क पूछेगा या बोल देगा कि सिल्क जैसा अपीयरेंस किसका होता है। ये जहाँ भी ऐसा वर्ड आ गया आप समझ जाना कि ये रियोन होता है। रियोन का जो टेक्सचर होता है वो आर्टिफिशियल सिल्क उसको बोला जाता है, उसको सिल्क जैसा बनाया जाता है। ठीक है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ पे पूछा गया कि इन चारों में से बायोडिग्रेडेबल क्या है। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो जिसको आप गला सड़ा सकते हो, तो हमारा सिर्फ कागज़ होगा। बाकी ये सभी चीज़ें जो हैं ये आपको पता ही है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये हो गया। हमको यहाँ पे बताना है कि नेचुरल यहाँ पे फाइबर्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे एरिलॉक, नायलॉन, ये हमारा नहीं होगा। यहाँ पे कॉटन, सिल्क, उल के यही हमारा होगा। यहाँ पे क्योंकि रेयॉन है, आर्टिफिशियल है, पॉलिस्टर, ये भी हमारा आर्टिफिशियल है। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चंस को और तेज़ी से करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि इफ़ यू बर्न 1 kg ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे एफिशिएंट सिस्टम व्हाट विल गिव द मैक्सिमम हीट। यहाँ पे बोला गया है कि इन 4 ऑप्शनों में से सबको आप 1-1 kg जलाते हो तो किससे सबसे ज़्यादा आपको हीट मिलेगा। आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा हीट हमें हाइड्रोजन से मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो हमारा टेम्परेचर होता है या एनर्जी देने की कैपेसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ये आप अभी तक याद रखो, क्योंकि अभी तक मतलब ऐसे पाया गया है। ये आपके क्लास 8 में भी दिया ही है बुक में, तो ये बुक वाला क्वेश्चन है, तो ये ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 3 कॉन्सिक्वेंट ऑफ द पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम के 3 कॉन्सिक्वेंट आपको बताना है मुझे। आपको तो यहाँ पे आप समझ जाओ कि हमारा केरोसिन, पेट्रोल, नेचुरल गैस, LPG, डीजल, कोल, यहाँ पे ब्यूटेन, लुब्रिकेंट और ये प्रेवैक्सीन जो है यही हमारा होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। क्योंकि देखो कई सारे बच्चे जो होंगे वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। एक बार आप NCERT जरूर, मतलब अब क्या पढ़ोगे, लेकिन मैंने आप लोगों को बोला था कई बार पढ़ने के लिए, तो आप पढ़े रहते तो बहुत ईजिली लगा देते। ये सभी क्वेश्चन एकदम बुक से हूबहू लिए गए हैं। यहाँ पे बोला गया विच वन इज नॉट ऑफ फॉसिल फ्यूल, इनमें से कौन सा एक फॉसिल फ्यूल नहीं है। वुड जो है हमारा एक फॉसिल फ्यूल नहीं है। बाकी आप देख सकते हो कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये सभी फॉसिल फ्यूल है। हमारा वुड जो है ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि वुड जो है ये जब ज़मीन के अंदर दबेगा हमारा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के साथ, तब जाकर के फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होगा, जबकि वुड ऐसे आप अपने आप में नहीं है। और वही देखो सेम क्वेश्चन अभी जो मैंने आपको बताया वो पूछ दिया कि एक मान लो एक डेंस फॉरेस्ट है और वो ज़मीन के अंदर दब गया, तो वो फॉसिल फ्यूल में कैसे कन्वर्ट होगा, कैसे वो कोल में बदलेगा, तब उसको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर मिलेगा। देखो ऑप्शन नंबर बी मैंने ऊपर आपको बताया और नीचे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया विच फ्यूल है द हाईएस्ट क्लोरोफिक वैल्यू। क्लोरोफिक वैल्यू सबसे हाईएस्ट किसका होगा। अभी मैंने आपको देखो ऊपर ही आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था हाइड्रोजन वाला कि हाइड्रोजन से सबसे ज़्यादा हीट मिलेगा। तो क्लोरोफिक वैल्यू भी सबसे ज़्यादा किसका होगा, जो सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, यानी हमारा हाइड्रोजन का होगा। देख रहे हो एक छोटे से टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछ दिया, यानी 2 नंबर आपको फ्री में मिल रहा है। बस आपके पास थोड़ा सा बुद्धि आप लगा दोगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे हमसे बोला गया वन ऑफ द नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इसको आप समझो। यहाँ पे बोला गया कि डिफॉरेस्टेशन के नेचुरल कॉजेज क्या हो सकते हैं। अर्थक्वेक, हैवी रेनफॉल और यहाँ पे सेवर ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना। लेकिन ये तीनों जो ऑप्शन होंगे वो हमारे गलत होंगे।
क्योंकि देखो यहाँ पे सूखा पड़ जाएगा तो इससे डिफॉरेस्टेशन बहुत कम होता है, मतलब सूखा पड़ जाने से। और ये जो नेचुरल वगैरह भी बहुत कम होता है कई बार, मतलब पेड़ और काटने वगैरह से ही डिफॉरेस्टेशन होता है, यानी लोगों के द्वारा है। हैवी रेनफॉल, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश आ जाने से पेड़ों को तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। ये हमको गुमराह करने के लिए 2 ऑप्शंस दिए गए। रहा बात अर्थक्वेक का, देखो जितने ज़्यादा पेड़ भूकंप आने पे ज़्यादा नुकसान नहीं होते हैं, उससे कई ज़्यादा पेड़ भूस्खलन में हो जाते हैं। भूस्खलन मतलब लैंडस्लाइड्स। जैसे आप देखोगे कि पहाड़ों पे पूरा लैंडस्लाइड होता है, पूरा का पूरा एक एक, मतलब पहाड़ों पे जो जंगल वगैरह होते हैं वो पूरा तहस नहस हो जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, क्योंकि पेड़ वगैरह जो होते हैं वो इनफैक्ट भूकंप वगैरह आने पे हमें ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। ये भी आपको जानना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे बोला गया कि विच ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द प्लांट सेल बॉडी नॉट इन ह्यूमन सेल। आप देख सकते हो कि ह्यूमंस में न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, वैसे ये प्लास्टिड। ठीक है, ये प्लास्टिड जो है ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, वो एस्टोमटा में पाया जाता है। वो आपको पता ही हो कि वो फोटोसिंथेसिस वगैरह के लिए ये काम करता है, इसके लिए पाया जाता है। यहाँ पे बोला गया है कि एनिमल को वेयर एनिमल आर केप्ट फॉर द पब्लिक एग्जीबिशन, कहाँ पे लोग जानवरों को जा करके देख सकते हैं। आपको पता है ये जू में, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायो रिजर्व, ये सभी जो होती हैं ये थोड़ा गवर्नमेंट के अंदर में होती है। जू में लोगों के लिए पब्लिकली रखा जाता है एग्जीबिशन के लिए, यानी दिखाने के लिए। तो हमारा जू हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। हमको स्टेटमेंट बताना है। ये जो नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ये जो क्वेश्चन है ये आप थोड़ा सा मैं समझा दूं कि नवोदय में जो क्वेश्चन आया था एनवीएस में, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके 2 ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी और डी। यहाँ पे पहले ए और बी को भी समझ जाओ। बेबी पोरस एनिमल्स ले एग, ये गलत है। बेबी पोरस एनिमल्स जो होते हैं वो बेबी को बर्न करते हैं, वो एग नहीं देते हैं, वो मतलब अंडे प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो बेबी प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे बोला गया कि स्पैरो में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि गलत है, उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो बोला गया कि अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन, ये करेक्ट है। जाइगोट इज अ सिंगल सेल, क्योंकि जाइगोट में क्या होता है, मेल और फीमेल का फ्यूजन होकर के जाइगोट सिंगल सेल हो जाता है। तो ये दोनों ऑप्शंस हमारे करेक्ट है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसे क्वेश्चंस पे सभी बच्चों को मार्क्स मिलता है। तो ये आप ध्यान रखना कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दोनों सही है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको समझा दिया। आप चाहो तो गूगल वगैरह पे भी सर्च करके देख सकते हो। यहाँ पे पूछा गया कि इसमें से किस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो हमारा यहाँ पे फिश हो जाएगा। फिश में हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जो हमारी फीमेल फिश होती हैं वो एक क्या करती हैं, प्रोड्यूस करके ऐसे ही पानी में छोड़ देती हैं। फिर मेल फिश जो होते हैं वो अपने स्पर्म को छोड़ेंगे, वो आकर के आपस में फ्यूजन होगा। इस टाइप से कुछ चीज़ें पूरे पॉन्ड में होती रहती हैं, यानी जो वाटर बॉडी होती है उसमें होती है। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन चैप्टर ही आपस में इंटरेस्टिंग है, कभी बाद में आप पढ़ना 10th में आना। तो द हार्मोन प्रोड्यूस बाय द पैंक्रियाज, पैंक्रियाज के द्वारा जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है आपको पता ही होगा, इंसुलिन। ये काफ़ी इजी है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल में आपका टेस्टिस के द्वारा रिलीज किया जाता है। एस्ट्रोजन जो होता है ये ओवरी में फीमेल में रिलीज किया जाता है। और एड्रेनालिन जो होता है ये हमारा एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा इमरजेंसी के दौरान ये सेक्रेट किया जाता है। ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी ताकि आपको एक्स्ट्रा भी चीज़ें पता हों। यहाँ पे बोला गया है कि 2 फोर्सेस 20 न्यूटन के हैं दोनों। ठीक है, और एक बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, मतलब दोनों एक ही समय पे लग रहे हैं। और वो बोला गया है कि आपको सबसे ज़्यादा वेट बताना है कि कितना हो सकता है, और मिनिमम वेट बताना है कितना हो सकता है। देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, आप इमेजिन करो कि 20 न्यूटन का फोर्स दोनों एक ही तरफ से लग रहा है। मतलब एक इधर से भी 20 न्यूटन का लगाया जा रहा हो और इधर की तरफ ही हमारा 20 न्यूटन का लगाया जा रहा हो। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा फोर्स एक साथ लग सकता है वो 40 न्यूटन लग सकता है। और एक केस आप ऐसे समझो कि इधर से एक 20 न्यूटन लगाया जा रहा हो, एक इधर से 20 न्यूटन, ये 20 न्यूटन इस 20 न्यूटन को कैंसिल करके 0 न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 जो है ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है कि बस एक बॉल जो है वो मूविंग कर रहा है फ्लोर पे, तो इससे आप क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। ये यूनिफॉर्म स्पीड को आपको ध्यान देना है कि एक गति के साथ एक सरल रेखा पे चल रहा है। अब यहाँ पे देखो बोला गया है कि नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ऑन द फ्लोइंग, ये गलत है, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है जब वो चलती है ज़मीन पे एक गति के साथ तो फ्रिक्शनल फोर्स तो इस पर काम करेगी, ये हमारा गलत हो गया। अब यहाँ पे नो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, ये भी गलत है, क्योंकि उस पर वो भी फोर्स काम करेगा, ग्रेविटी भी उसको अपने नीचे खींची हुई है तभी तो वो घूम रहा है, नहीं तो घूमेगा थोड़े नहीं, ज़मीन पे लुढ़केगा थोड़े नहीं, ऊपर उड़ने लगेगा अगर ग्रेविटी नहीं रहेगी तो। ये 2 ऑप्शन हमारे पास गलत हो गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर सी और ए को देखते हैं। देखो, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉल अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, कि यानी ये फ्रिक्शन फोर्स बॉल पे इधर से लग रहा है, तो एक कोई दूसरा फोर्स है जो बॉल पे नॉन
कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, यानी कोई जादू से इधर बॉल को खींचा जा रहा है, कोई नॉन कॉन्टैक्ट मतलब जो कॉन्टैक्ट में फोर्स ना हो, यानी दूर से उसको खींच रहा हो, ऐसा भी नहीं है। यानी आप सिंपल सा ये समझो कि एक बॉल है, उसको लुढ़का दिया गया है, यानी ऐसे ज़मीन पे फेंक दिया गया, वो ऐसे मतलब लुढ़कता हुआ ऐसे ज़मीन पे मूव करता हुआ जा रहा है, बस यही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज जीरो, क्योंकि देखो बॉल जो है वो ज़मीन पे नॉर्मली जा रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि बॉल पे जो अभी फोर्स लग रहे हैं वो सारे चारों तरफ से जो लग रहे हैं वो मिला जुला करके जीरो हो जा रहा है, जिसके कारण कि बॉल जो है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मेंटेन होते हुए जा रहा है। तो जहाँ भी यूनिफॉर्म शब्द आ जाए और कोई भी चीज़ मूवमेंट में हो तो आप समझ जाना कि वहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो आपस में जीरो हो जाएगा, बस यही आपको समझाना था। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 87, यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे कौन सा हमारा पास्कल का सॉरी यहाँ पे हमारा प्रेशर का यूनिट नहीं है, प्रेशर का यूनिट हमारा पास्कल होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारा ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रेशर बराबर हमारा होता है फोर्स बाई एरिया, और फोर्स का हमारा न्यूटन होता है और एरिया का हमारा मीटर स्क्वायर होता है, यानी इस टाइप से हमारा ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन हमारे यहाँ पर जो लिखा गया है कि ये न्यूटन और ये हमारा मीटर, या -1 का मतलब है कि न्यूटन पर मीटर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं होगा। हाँ तो प्यारे बच्चों बस ये हमारा जो ऑप्शन नंबर डी था बस यही हमारा हो जाता है न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये हो गया। अब थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि डार्क मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आइज, थोड़ा इसको हटा लेते हैं, विच गिव द डिफरेंस द, मतलब यहाँ पे आँखों का कलर किससे डिसाइड होता है, तो ये आपको पता ही होगा कि आइरिस जो होता है, आइरिस हमारा आँखों का कलर डिसाइड करता है, क्योंकि आइरिस इसके नाम में ही आइरिश है, यानी ये आइरिस मतलब कलर को डिपेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए आइरिस के कारण ही हमारे आँखों का कलर जो होता है वो हमारा डिसाइड होता है, ठीक है। ये तो ईजी क्वेश्चन था। सो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन को हमको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल दिया हुआ है और एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा हुआ है। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एक ऐसा मिरर है, यहाँ पे ये रे आ रही है और यहाँ से टकरा करके चली जा रही है, ठीक है, ये वापस जाती हुई रे है, और बोल रहा है कि इसके बीच का जो हमारा एंगल है 120 डिग्री है। अब आपको पता ही होगा कि जो हमारा नॉर्मल ड्रा किया जाएगा वो ये 120 डिग्री को हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा नीचे वाला 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, और हमसे पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपको पता है ये बीच वाला जो हमारा एंगल होगा ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, यानी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बेसिक हैं और बाबू टाइप के हैं, तो ये ज़्यादा आपको ईजिली तरीके से बता दोगे। द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसको हटा देता हूँ थोड़ा, टू इट्स मीन पोजीशन विच प्रोड्यूसेस साउंड इज कॉल्ड। सबसे अच्छा देखो आप ये सभी चीज़ें आपको न भी समझ में आए ना तभी आप इसको समझ जाओगे। विच प्रोड्यूस साउंड, जो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। आप इन सभी चीज़ों के चक्कर में ना पड़ना, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दी गई है। मतलब साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन के कारण, और वाइब्रेशन में क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, यानी एक कोई भी पार्टिकल इधर जाएगा और फिर वापस अपने मीन पोजीशन पे आ जाएगा, यानी ऐसे 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 जो मोशन हमारा होता है, ऐसे 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 ऐसे, ये हमारा टू एंड फ्रो मोशन होता है, ये आप अच्छे से समझते हो। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि यहाँ पे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या नहीं है। देखो एक बल्ब जो होता है वो ग्लो करता है इलेक्ट्रिसिटी से, बस ये हमारा केमिकल इफेक्ट नहीं होता है। बाकी ये जो तीनों प्रोसेस हैं, यानी ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया या इलेक्ट्रोटाइपिंग हो गया, इन तीनों में हमको ये हो गया प्यारे बच्चों। और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि विच वर्ड डज नॉट इन्वॉल्व इन द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें से कौन सा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में नहीं होता है। आपको पता ही है कि अभी मैंने बताया इलेक्ट्रोलाइसिस भी होता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी होता है, और ये भी हमारा होता है इलेक्ट्रोटाइपिंग भी होता है। बस ये हमारा जो है ये हमारा नहीं होता। यहाँ पे मोमेंट ऑफ नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास, ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अभी 10th क्लास में आप आओगे तो इसको पढ़ोगे ऑप्शन नंबर सी वाले को अच्छे से। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि बोला गया है कि कोई एक छात्र है और स्टूडेंट यूज टेस्टर, एक स्टूडेंट है वो मतलब एक लिक्विड सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा कि नहीं उसको टेस्ट कर रहा है,
और उसके लिए वो सारे नेसेसरी जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे 2 एंड में डाला गया है। यहाँ पे उसके पास कुछ लिक्विड दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि किस में जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ पे देखो, डिस्टिलेटेड वाटर में कोई भी आयंस, फ्री आयंस नहीं होता है। और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी गेन करने के लिए फ्री आयंस होना चाहिए, ना ही शुगर में होता है ना ही वेजिटेबल ऑयल्स में, सिर्फ लेमन जूस में होता है, क्योंकि लेमन जूस जो होता है एक एसिडिक नेचर का होता है। और जब इसको एसिडिक नेचर को, एसिडिक को जब आप पानी में मिक्स करोगे तो एक्वस मीडियम में, तो ये फ्री आयंस देता है। तो यहाँ पे बस हमारा ऑप्शन नंबर ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जिससे कि हम इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक नापते हैं, आपको पता ही है कि सिस्मोग्राफ होता है, भूकंप लेखी उपकरण। यहाँ पे आप देख सकते हो, हिंदी मीडियम वालों को तो सिर्फ नाम पढ़ करके ही पता चल जाता होगा, सिस्मोग्राफ से तो समझ भी नहीं आता है। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से पूछा गया कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब ज़्यादातर बच्चे जो होंगे CO2 और CH4 ये सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस हमारा ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन इन दोनों में कन्फ्यूजन होगा। लेकिन ज़्यादातर बच्चे कई होते हैं जो H2O लगा देंगे। देखो प्यारे बच्चों, H2O भी जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस में आता है, क्योंकि H2O जो होता है ये जब गैस के फॉर्म में होता है, यानी स्टीम के फॉर्म में होता है, तो वो भी हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करके रोके रखता है। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि H2O भी हमारा ग्रीन हाउस गैस में आता है। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन नाइट्रोजन होगा। ठीक।